हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम नंबर 1.115 पे डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन सुना दूं। लेट अस सपोज दैट द ड्रैग F to the motion of a body in some medium depends on the velocity v of the body as F equal to mu v to the power alpha। ये कंडीशन गिवन है, F equal to mu v to the power alpha, where alpha is a positive value. At what value of the exponent alpha will the body pass an infinitely large distance after an initial momentum has been imparted to it? यानी हमें बताना है कि अगर हम एक इनिशियल मोमेंटम इम्पार्ट करके पार्टिकल को मूव कराएं और मोशन के समय पार्टिकल इस फोर्स के अंडर मूव कर रहा हो तो उसके इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस तक जा पाने के लिए अल्फा की वैल्यू या अल्फा की वैल्यू का रेंज क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। अब ध्यान दें किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। मान लीजिए इस रेजिस्टेंस फोर्स के लगने के बाद पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी को मैं v नॉट मैग्नीट्यूड दे रहा हूं और ये बताया है कि जो मीडियम में पार्टिकल चल रहा है उसमें उसकी वेलोसिटी और ड्रैग फोर्स में ये रिलेशन है। अब चूंकि ये ड्रैग फोर्स है तो ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो क्या इक्वेशन बननी चाहिए इसके मोशन की, समझें। ये होगी 0 माइनस एफ इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन। ये मैंने न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर दिया है, सभी फोर्सेस के रिजल्टेंट को m इंटू ए से कंपेयर किया है। जीरो लिखने की वजह यह है कि कोई सपोर्टिंग फोर्स की बात नहीं कही गई है क्वेश्चन में, लेकिन एक ड्रैग के बारे में कहा गया है, सो मैंने उसे माइनस एफ लिखा है। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू इस फॉर्मूले से आएगा माइनस एफ अपॉन एम और एफ का वैल्यू म्यू वी टू द पावर अल्फा, सो ए बन जाएगा माइनस म्यू वी टू द पावर अल्फा अपॉन एम। अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा कैलकुलस लगाऊं यानी इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो इस इक्वेशन को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, समझें। ए को मैं लिखूंगा dv बाई dt या इसी स्टेप में इसे dv बाई ds इंटू ds बाई dt और ds बाई dt को v लिख दे रहा हूं। कुछ ऐसी इक्वेशन मुझे मिलेगी इसे सॉल्व करने पर, और नेक्स्ट लाइन में ये बनेगा v dv अपॉन v टू द पावर अल्फा इज माइनस म्यू बाय m इंटू ds। मैंने इसे एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में सॉल्व करने की कोशिश की है जो कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, यानी v के सारे टर्म एक तरफ आ गए हैं, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एक तरफ आ गया है, और अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो ये इक्वेशन होगी v टू द पावर 1 माइनस अल्फा डी अल्फा, सॉरी ये dv होना चाहिए, इंटीग्रेशन इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन m इंटू इंटीग्रेशन ds। अब जैसा कंडीशंस दी गई हैं, पार्टिकल एक इनिशियल मोमेंटम के साथ शुरू हुआ है, हमने इसकी इनिशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को v नॉट माना है। अगर मैं लिमिट्स अप्लाई करूं तो इसे होना चाहिए v नॉट से v तक और डिस्प्लेसमेंट को 0 से s तक लिखा जाएगा। वैल्यूज अप्लाई करने पर इंटीग्रेशन करने के बाद अगर इस इक्वेशन का फाइनल फॉर्मेट हम देखें तो क्या होगा, ध्यान दें। v टू द पावर 1 माइनस अल्फा का इंटीग्रेशन होगा v टू द पावर 2 माइनस अल्फा अपॉन 2 माइनस अल्फा, इसमें लिमिट अभी हम लगाएंगे, और राइट टर्म के रूप में हमें मिलेगा माइनस म्यू बाय m इंटू ds जिसका इंटीग्रेशन s होगा, और लिमिट लगाने के बाद ये बन जाएगा s माइनस 0। फाइनली अरेंज करने पर मुझे मिलेगा v टू द पावर 2 माइनस अल्फा माइनस v नॉट टू द पावर 2 माइनस अल्फा अपॉन 2 माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस म्यू बाय m इंटू डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड, और s का वैल्यू हमें मिल जाएगा m अपॉन म्यू v नॉट टू द पावर 2 माइनस अल्फा माइनस v टू द पावर 2 माइनस अल्फा अपॉन 2 माइनस अल्फा। कुछ इस तरह की इक्वेशन हमें मिलेगी। आप ध्यान दें, मैंने इस माइनस को कैंसिल करने के लिए इन दोनों को भी चेंज कर दिया है पोजीशन में, और अब मुझे कुछ ऐसा स्टेटमेंट मिल रहा है एक रिलेशन के रूप में s और v के बीच में, और अब इसी के बेस पे मुझे डिसीजन लेना होगा। एक बार सवाल की उस लाइन को और सुने। हमें पार्टिकल को इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करानी है और एक इनिशियल मोमेंटम उसे दिया गया है। जो इनिशियल मोमेंटम हम पार्टिकल को दे रहे हैं उसके बेस पे हमें उसे एक इनफाइनाइट लार्ज डिस्टेंस तक ले जाना है, तो कैसे आगे बढ़ाएंगे समझें। s का वैल्यू है m अपॉन म्यू
v naught to the power 2 minus alpha minus v to the power 2 minus alpha upon 2 minus alpha। अब दो बातों पर ध्यान दें, क्योंकि हमको पार्टिकल को इनफाइनाइट लार्ज डिस्टेंस तक ले जाना है, तो आप कुछ ऐसे समझे, मान लीजिए मैं पार्टिकल को एक फाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाना चाहता हूं। पहले फाइनाइट डिस्टेंस तक इस पार्टिकल को ले जाने के केस पे हम डिस्कस कर लेंगे। जब फाइनाइट डिस्टेंस तक इस पार्टिकल को ले जाने का केस डिस्कस हो जाएगा तो अल्फा की जो रिमेनिंग वैल्यूज होंगी, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि उन वैल्यूज के लिए ये फाइनाइट डिस्टेंस तक जा पाएगा। अब ध्यान दें, अगर पार्टिकल एक फाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक गया है और वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड s नॉट है, तो ये इक्वेशन बनेगी s नॉट इक्वल टू m बाय म्यू इनटू v नॉट टू द पावर 2 माइनस अल्फा माइनस 0 टू द पावर 2 माइनस अल्फा। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि मैं पार्टिकल को s नॉट डिस्टेंस तक चलने के बाद रुका हुआ मैं मान रहा हूं कि जो इनिशियल मोमेंटम प्रोवाइड करके हमने इसे भेजा था, वो इस ड्रैग फोर्स के चलते सारी एनर्जी लॉस होने के बाद अब अल्टीमेटली पार्टिकल के रुकने तक ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। सो अगर ये पार्टिकल रुक गया है तो इसके v को 0 और s को मैंने s नॉट अप्लाई कर दिया है। अब ये इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी और यहां से अब हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला केस, अगर अल्फा का वैल्यू 2 से लेस हो तो आप समझ सकते हैं कि ये डिनोमिनेटर का टर्म पॉजिटिव होगा और अल्फा के 2 से लेस होने पर v नॉट की पॉजिटिव पावर हमें मिलेगी। फिर से सुन लें, अल्फा पॉजिटिव है, ये गिवन है और हमें बताना है कि अल्फा की क्या रेंज हो ताकि ये इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस तक जा सके। तो पहले मैं फाइनाइट डिस्टेंस तक ट्रेवल करने का केस सॉल्व कर रहा हूं। अगर अल्फा का वैल्यू 2 से कम होता है तो हम ये समझ सकते हैं कि ये v नॉट अपनी कुछ पावर्स के साथ न्यूमरेटर का टर्म बनेगा। डिनोमिनेटर वाला टर्म एक पॉजिटिव टर्म के रूप में सामने आएगा, यानी अल्टीमेटली हमें जो इक्वेशन मिलेगी उसमें s नॉट और v नॉट एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन बनाएंगे, किसी प्रकार का कोई इनवर्स रिलेशन मेंटेन नहीं होगा। मैं एक बार फिर बता दूं, अगर अल्फा 2 से कम होगा तो ये पावर पॉजिटिव होगी और s नॉट v नॉट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होगा। और हम जानते हैं कि अगर ऐसा होगा तो इनिशियल मोमेंटम अगर फाइनाइट वैल्यू के रूप में दिया गया है तो डिस्प्लेसमेंट भी फाइनाइट ही ट्रेवल हो पाएगा। यानी अगर अल्फा 2 से कम है तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि पार्टिकल फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट तक मूव कर पाएगा, उसके द्वारा ट्रेवल्ड जो डिस्टेंस होगी वो फाइनाइट होगी। यहां पर ध्यान दें, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही टर्म के रूप में लगातार हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड या डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर याद रखें। क्वेश्चन को एक लाइन पर चलने वाले पार्टिकल पर डिस्कस किया जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को डिस्टेंस के रूप में लिया जा सकता है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। लेकिन इसका ये मतलब मत समझें कि डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को डिस्टेंस कहा जाता है, ऐसा नहीं होता है। बट लीनियर केसेस में जब ये बिल्कुल क्लियर हो कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, हम डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को डिस्टेंस मान सकते हैं। इस क्वेश्चन में पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, अपनी उस लाइन पे चलते समय टर्न भी नहीं ले रहा है। कई बार ऐसा होता है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चलते चलते वापस भी आता है, तो उस केस में भी आप डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को डिस्टेंस नहीं कह पाएंगे। बट इस केस में क्योंकि पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में तब तक चला है जब तक वो रुक ना जाए, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को डिस्टेंस मान सकते हैं। सो दोनों को एक ही साइंस मिले। ये क्लियर हो चुका है कि अगर अल्फा 2 से कम होगा तो फाइनाइट डिस्टेंस ही ट्रेवल होगा। दूसरे केस की तरफ आए, अगर अल्फा की वैल्यू 2 हो जाए तो ये डिनोमिनेटर का टर्म 0 और ये कंप्लीट एक्सप्रेशन इनफाइनाइट बन सकता है। सो अल्फा के 2 होने पर इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करने की कहानी सामने आ सकती है। और तीसरी बात, अगर अल्फा 2 से ग्रेटर होगा तो ये टर्म नेगेटिव होगा और क्योंकि ये पावर भी नेगेटिव हो जाएंगी तो इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहूंगा, s नॉट इक्वल टू m अपॉन म्यू 1 अपॉन 2 माइनस अल्फा इंटू 1 अपॉन v नॉट टू द पावर 2 माइनस अल्फा। अब यहां पर आप ध्यान दें, यहां पर एक चीज को मैं पहले ठीक कर लूं, ये 2 माइनस अल्फा जब डिनोमिनेटर पे जाएगा तो ये अल्फा माइनस 2 बनेगा। सो मैं इसे अल्फा माइनस 2 लिख देता हूं। अब ये इक्वेशन बनी है s नॉट इक्वल टू m अपॉन म्यू इंटू 1 अपॉन 2 माइनस अल्फा इंटू 1 अपॉन v नॉट टू द पावर अल्फा माइनस 2। अल्फा को मैंने 2 से आगे क्यों किया है आप समझ सकते हैं। मैं उस केस पर डिस्कस कर रहा हूं जहां अल्फा 2 से बड़ा है।
अगर अल्फा 2 से बड़ा है तो डेफिनेटली ये पावर नेगेटिव हो जाएगी। इन्हें पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने डिनोमिनेटर पे भेज दिया है। और अब जिस बात की तरफ मैं आपको लाना चाहता हूं उसे सुने कि अब इस इक्वेशन से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि S नॉट V नॉट के साथ इनवर्स रिलेशन बना रहा है। यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि अब S नॉट V नॉट के साथ इनवर्स रिलेशन बना रहा है। और अगर ये दोनों इनवर्स रिलेशन बना रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस केस में पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा। इस बात को नॉर्मली ऐसे समझें कि अगर S नॉट और V नॉट के बीच में इनवर्स रिलेशन है तो एक सिंपल सा केस समझे कि अगर मैंने पार्टिकल को इनिशियल मोमेंटम नेग्लिजिबली स्मॉल दिया होता तो आज ये V नॉट 0 के इक्विवेलेंट होता। तो लिमिटिंग कंडीशन में जैसे ही मैं V नॉट को 0 टेंड कराता, ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड या डिस्टेंस कह लीजिए, ये इनफाइनाइट टेंड करने लगता। तो इस इक्वेशन की खास एक फैक्ट को समझे इस इक्वेशन से जुड़े हुए कि अगर V नॉट 0 की तरफ टेंड करेगा तो ये इंप्लाई करता है कि S नॉट इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी 0 के इक्विवेलेंट मिली है, नेग्लिजिबली स्मॉल मिली है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली S नॉट को 0 की तरफ टेंड करना चाहिए। लेकिन अगर हम V नॉट को 0 की तरफ टेंड करा रहे हैं तो इस इनवर्स रिलेशन के साथ S नॉट इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है, यानी ये केस भी फाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करने का केस नहीं हो सकता। सो ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल कराना चाहते हैं तो या तो अल्फा को 2 से बड़ा कर दे ताकि ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाए, या फिर अल्फा को 2 के इक्वल कर दे ताकि डिनोमिनेटर पे 0 आ जाए। सो अल्फा 2 से बड़ा या बराबर रखने पर इनफाइनाइट डिस्टेंस का केस डेवलप होगा, लेकिन अगर आप अल्फा को 2 से कम रखेंगे तो इस तरह का फाइनाइट डिस्टेंस का केस डेवलप होगा। सो सिंपली इस क्वेश्चन को इस टेक्निक से सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू।